टीचर्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सीबीएसई के निर्देशानुसार 25 घंटे की इन हाउस ट्रेनिंग करनी है। उस निमित्त आज 1 घंटे की ट्रेनिंग लेने वाले हैं जो विद्यालय के एसटीएनसी हैं और एक रिसोर्स पर्सन के नाते जिनका नाम है सच्चिदानंद राय। तो देर न करते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर सच्चिदानंद राय टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक स्टोरी टेलिंग इन क्लासरूम। On table with principal and dear teachers, I hope to be the 4th day of in-house training. As per the instruction of CBSE, 25 hours of in-house training is to be taken and 25 hours of online training is to be taken. According to CBSE's 25-hour in-house training, today I present here with my topic storytelling in classroom. Storytelling in classroom. It is a very significant topic. It is a very important topic for all kinds of teachers because we know about the fact that every child, every students understand the story very well than the rules and the facts. And today I have got an opportunity to speak in the midst of all of you, and we all hear the story from childhood. The story is a convenient means of explaining complex ideologies in different dimensions. So, through this we can explain difficult things to the children with great understanding. With a very natural way, we also, with a very normal way, we also explain the thoughts, explain the ideas with the help of the story. The stories of Panchatantra were created by a scholar, teacher named Vishnu Sharma. We also listened about him. Before it, Vishnu Sharma was a great scholar, a wise person, and understood the real meaning of education. He knew very well that in which way motivated to teach to the student who were not prepared to themselves to read, to teach the ideal meaning, the ideal things or the rules related to the kingdom, so that he chose the path of short stories by folk stories and to explain the virtues of the policy to the foolish sons of the king, to the foolish sons of the kings, which was propagated and spread in many foreign languages after that. And we knew well that those stories also very familiarly also identified in our society. So हमारा जो टॉपिक है, चूंकि हम लोग दोनों सब्जेक्ट में चलेंगे, हम केवल इंग्लिश के टीचर हैं, थोड़ा इंग्लिश हमारा आपको सुनना होगा, लेकिन हम हिंदी में भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते रहेंगे बीच बीच में। तो सबसे पहला चीज आप लोगों के लिए कि व्हाट इज स्टोरी। आप में से कोई ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पढ़ाते सभी लोग हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरा है व्हाट इज स्टोरी। स्टोरी क्या है? व्हाट इज स्टोरी? स्टोरी क्या है? व्हाट इज स्टोरी? सो
स्टोरी, आप में से कोई भी, बहुत सारे लोग स्टोरी के विषय में जानते होंगे। यस प्लीज। एक्चुअली अपने फीलिंग्स को या कोई घटनाओं को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्टोरी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई फीलिंग है मेरा और उस फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एक स्टोरी होता है। या कोई भी ऐसा चीज जो घटनाएं जिस काल में ऐसे घटनाएं हैं जो बीत चुकी हो तो उनको हम एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टोरी। ठीक है, स्टोरी का शाब्दिक अर्थ को कह सकते हैं कहानी, और उदाहरण देने के लिए या किसी को मोटिवेट करने के लिए किन्हीं के जीवन के पिक पॉइंट को या आदर्श स्थिति को जब हम किसी भाषा में संप्रेषण के किसी भी माध्यम में, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, उर्दू हो, चाइनीज हो या जो भी लैंग्वेज जो मास लेवल के लोग समझते हैं, उसमें जब हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं तो सामान्यतया इसी को स्टोरी कहा जा सकता है, कहानी कही जा सकती है। यस, घटना का विवरण जो बोल कर दिया गया हो उसे हम स्टोरी करते हैं। ठीक है, आप सबने अपने अपने हिसाब, हाँ बोला जाए। कोई घटना वास्तविक हो या काल्पनिक, उसको शिक्षाप्रद और रोचक बना करके लिखित या मौखिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत अच्छा। हम सभी क्योंकि क्लासरूम में डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक्स को, इस कारण से हम कहानी को समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को, जिस तथ्य को स्टूडेंट्स नॉर्मली नहीं समझ पाता है, उस तथ्य को समझाने के लिए हम किसका सहयोग लेते हैं, तो स्टोरी के। स्टोरी कई प्रकार में, फोल्क टेल्स हैं, है ना, एनिमल से रिलेटेड टेल्स हैं, फैक्ट टेल्स हैं, स्पिरिचुअल टेल्स हैं, बहुत सारे टेल्स ऐसे होते हैं। हम कुछ डिफिनेशन केवल डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे एडगर एलिन पो के अनुसार कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक पे पढ़ा जा सके। सच काइंड्स ऑफ शॉर्ट इवेंट दैट्स आल्सो स्टडी और रीड इन 1 मिनट सिटिंग। प्रेमचंद के अनुसार कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता है। यानी इसमें बहुत टाइम टेकिंग नहीं करना है, बहुत अधिक समय नहीं लेना है कहानी में, बल्कि थोड़े समय में ही बड़ी बात को भी कह देना है। H.G. वेल्स के अनुसार कहानी एक छोटी रचना है और प्लेटो के अनुसार शरीर के लिए भोजन एवं व्यायाम, मस्तिष्क के लिए कहानी एवं संगीत की आवश्यकता होती है। जैसे शरीर के लिए भोजन और व्यायाम की आवश्यकता, उसी तरह से मस्तिष्क के लिए यानी कि ब्रेन के लिए जो है वो, इन दोनों चीजों के लिए कहानी यानी स्टोरी एंड म्यूजिक, ये दोनों उसके लिए बेनिफिशियल है। ये प्लेटो ने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया है। तो ये कुछ कहानी के डिफिनेशन हो गए जो कि कह सकते हैं कि स्कॉलर्स के द्वारा डिस्क्राइब किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रैक्टिकल वे में, अभी हमने एक आपको कहानी डिस्क्राइब किया स्टार्टिंग में कि प्राचीन समय में विष्णु शर्मा नाम के बहुत बड़े विद्वान लोग, जिन्होंने राजा के कुछ ऐसे पुत्रों को शिक्षा देने का कार्य किया, टास्क लिया, चुनौती को स्वीकार किया कि जो किसी को भी स्वीकार नहीं करते थे अपना गुरु, और किसी भी ढंग से चीजों को सीखने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें राजनैतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और विभिन्न प्रकार के ज्ञान से उन्हें परिपूर्ण करना था। तो विष्णु शर्मा ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने माध्यम क्या चुना, तो उन बच्चों का उन्होंने अभिरुचि पता किया कि इनकी अभिरुचि किस तरफ है। तो उन्होंने देखा कि घटनाओं को, घटनाक्रम को या घटनाओं को सुनने में, उनके रोचक तरीके से जानने में उनकी अभिरुचि है। तो उन्होंने तथ्यों को, सारे मूल्यों को, जो राजनीतिक ज्ञान से संबंधित थे, जो सामाजिक ज्ञान से संबंधित थे, ऐसे सारे मूल्यों को उन्होंने कहानी से जोड़ा, जिस कहानी को हम पंचतंत्र के रूप में जानते हैं। पूरी की पूरी एक पंचतंत्र की उन्होंने सीरीज जो है कहानियों की रचना की, और जिसके माध्यम से उन्होंने राजा के पुत्रों को सभी प्रकार के ज्ञान, राजनैतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान
एवं व्यवहारिक ज्ञान, सभी ज्ञान उन्होंने उनको दिए। आप में से कई सारे लोग पंचतंत्र की कहानियां पढ़े होंगे। कोई बता सकता है कि पंचतंत्र की कहानी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? पंचतंत्र की कहानी मूल रूप से किस भाषा में रचना की गई? बहुत अच्छा है। पंचतंत्र की कहानी मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई, लेकिन पंचतंत्र का प्रचार प्रसार सबसे अधिक हिंदी भाषा में हुआ। इसके अलावा दूसरी भाषाओं में भी बहुत अधिक उसका अनुवाद किया गया। अर्थात कहने का पर्याय ये है कि भाषा, किसी पर्टिकुलर भाषा में उसको बांधा नहीं जा सकता कहानी को, बल्कि कहानी एक वह रोचक माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में, जो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में प्रेरित करने का कार्य करती है, जिसके माध्यम से हम प्रेरित होते या करते हैं। बहुत पहले से आप लोगों ने भी सुना होगा, हम लोगों ने बचपन में हम लोग बहुत सारी कहानियां सुनते आए हैं। जैसे हम एक स्टोरी आप सबको सुनाते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, बहुत छोटी सी स्टोरी है। मॉरल आपको बताना है, मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूं। व्हेनेवर वी रीच इन द क्लास एंड वी वांट टू टीच आवर स्टूडेंट्स, आवर चिल्ड्रन इन ए नॉर्मल वे टू सच काइंड्स ऑफ मोरालिटी रिलेटेड थिंग्स। वो नहीं समझता कि ईमानदारी क्या है, नियमितता क्या है, प्रयास क्या है, प्रयास की असफलता क्या है, हमें इन चीजों को उसे समझाना है। तो हम माध्यम क्या चुनते हैं कि इन बड़ी बड़ी तथ्यात्मक बातों को किसी सरस माध्यम से, किसी सरल माध्यम से उसके दिमाग में प्रेषित करना, जिसका एक सुगम माध्यम स्टोरी हो सकता है। एक स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं, मॉरल आपको बताना है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, he had a piece of meat or a piece of bread, you can imagine to any things. A hungry fox came there, its mouth watered when the fox saw the piece of bread or meat. The fox thought of a plan to get it. The fox praised the voice of crow. The fox said the crow to sing a song because he sings very well, so that the crow, foolishly impressed with the flattering chatting of the fox, and when the crow opened his mouth to sing, the piece of meat or bread fell down. The fox ate it and went away. The story is completed to here. I want to ask you, what is the moral of the story? Only moral of the story, not in detailed way. किसी के झूठे बहकावे में नहीं आना चाहिए। झूठे बहकावे में तो आ गया पनीर पॉक्स के। Yes. Yes. कोई हमारी झूठी प्रशंसा करे तो उस पर हमें Very नहीं good. होना चाहिए। Very good. Very fine. Another, any other person who want to tell about the moral of the story? Only moral of the story. इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कोई अगर झूठी प्रशंसा करता है तो उससे बचना चाहिए। Only one sentence moral is that beware of flatter. Beware of flatter. Awareness with the flatter, because flatter is very clever. He want to know what is the way to achieve his aim, so that the person also flatter very cleverly and solve to its way with very clever way. So it is the medium of the story. Only I want to decide in which way we created the difficult thoughts, the spiritual thoughts in a normal way. हम एक और कहानी आपको सुना रहे हैं हिंदी में। एक व्यक्ति जो है वो कहीं जा रहा था और अचानक से कुएं में वो गिर पड़ा। वो व्यक्ति कहीं जा रहा था और कुएं में गिर पड़ा, अचानक से गिरा तो नीचे वो गिरने वाला था, तब तक वो किसी डाल को पकड़ लिया, जो कुएं में ही निकला हुआ वृक्ष था छोटा सा, उस डाल को पकड़ लिया। जब वो डाल को पकड़ लिया तो उसने देखा क्या कि उस डाल को चूहे कुतर रहे थे, दो चूहे थे वो कुतर रहे थे। नीचे उसने देखा कुएं में पानी नहीं था, बल्कि दो अजगर थे जो मुंह बाके देख रहे थे कि ये गिरे तो हम लोग इसको अपना निशाना बनाए। और ऊपर देखा तो बहुत बड़ा एक वृक्ष था जिसमें शहद लटका हुआ था। उस शहद जो है टपक रहा था, रिस रहा था, धीरे धीरे एक बूंद करके रिस रहा था।
और उसके मुंह में पड़ रहा था, लेकिन वो देख रहा था कि चूहे अगर काट दिए तो डाल कट जाएगी और नीचे गिर जाएगी, और नीचे अगर गिरे तो नीचे अजगर बैठा हुआ है, वो तुरंत हमको अपना आहार बना लेगा। शिव जी पार्वती जी के साथ जा रहे थे, ये फोर्थ स्टोरी है, हम केवल आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। पार्वती जी ने प्रेरित किया शिव जी को दयावश कि इसकी सहायता करनी चाहिए, तो शिव जी ने कहा अवश्य, और गए उन्होंने कहा कि हे मनुष्य, हम तुमको अपना हाथ देते हैं, तुम ऊपर आ जाओ। वो जो शहद का बूंद उसको टपक रहा था, तब तक इतना अच्छा लगने लगा कि वो कहा हे प्रभु एक क्षण रुक जाइए, बस इस शहद का स्वाद हमें लेने दीजिए। कुछ देर तक शिव जी ने 2 बार 3 बार उसको आवाज लगाई, तीनों बार उसने अपनी इसी परिभाषा को बार बार उसने अपनी इसी सेंटेंस को रिपीट किया। शिव जी अंत में उकता गए और छोड़ के उसको चले गए। ये कहानी यही समाप्त हो गई। इसका मीनिंग सुनिए, तो मीनिंग्स क्या है। ये कहानी है, लेकिन इसके मीनिंग्स हम स्पिरिचुअल वे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका मीनिंग्स ये है कि वो मनुष्य जो है कोई और नहीं है, सारे इस संसार में पड़े हुए मनुष्य हैं। वो कुआं कुछ और नहीं है, संसार है। वो अजगर दोनों जो क्या है वो मृत्यु के पर्याय है। वो चूहे जो कुतर रहे हैं वो दिन और रात हैं। वो वृक्ष जो है वो आयु है। मनुष्य की आयु को वो दिन रात दो चूहे कुतर रहे हैं। नीचे मृत्यु का अजगर मुंह बाकर खड़ा है कि जैसे ही वो गिरेगा उसे वो निकल लेगा। और वो शहद रूपी सुख जो है वो सांसारिक सुख है, जिस सुख को लेने में मनुष्य एकदम से इतना निमग्न हो गया कि वो भूल गया वो किस परिस्थिति में पड़ा हुआ है। और शिव जी साक्षात क्या है, वो मुक्ति का मार्ग है, जिस पर चल के मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है, संभाल सकता है। लेकिन मनुष्य ऊपर आने को तैयार नहीं है। इतनी डिफिकल्ट बात को इतने आसान तरीके से कौन समझा सकता है, एक स्टोरी समझा सकता है। हम स्पिरिचुअल वे में स्पिरिचुअल थॉट्स को भी स्टोरी के माध्यम से बहुत इजीली किसी के माइंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हमें उस चीज को, उस लक्ष्य को लेके चलना होगा कि हम किस लक्ष्य को लेके उस स्टोरी को समझाने के लिए जा रहे हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, आप कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं उस पे, उसको आप देख सकते हैं। What is a story? A story is a narrative account of an event or a sequence of events. It can be true or factual, but a good story always has a care element of truth, even if it is fiction. The message the story tells must be true. It must be consistent and authentic. A story adds emotion, characters, and sensory details to plain facts. That's why a story grabs us, pulls us along its plot, and delivers its key message powerfully. Everyone has a story to tell. We all remember stories from our childhood. Story also used in another way. Story also used for the fun. स्टोरी को हम फन के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम कोई मैटर पढ़ा रहे हैं, हमें लगता है कि सीरियसनेस बढ़ रही है, जैसे मैथ है, साइंस है, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में स्टोरी नॉर्मली एग्जाम्पल में नहीं दी जा सकती। लिटरेचर में खूब दिया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं दिया जा सकता। तो हम उसे फन के रूप में भी बता सकते हैं। कैसे? जैसे हम पढ़ाते चले और किसी टॉपिक पे रुक गए और हमने स्टूडेंट्स को एक स्टोरी सुनाई। कैसी स्टोरी? तो इट्स स्टोरी अबाउट ए लॉयन एंड ए जैकब। एक लायन और एक जैकब की स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी क्या है, हम आपको सुनाते हैं, हिंदी में सुना रहे हैं आपको। एक शेर जो है वो खूब नाराज हुआ, अपनी पूंछ को बिल्कुल खड़ा किया, आंख को बिल्कुल लाल किया और सियार से जो है दहाड़ते हुए पूछा, बोल इस जंगल का राजा कौन है? तो उसने कहा, हीरो जो होता है वो तो वैसे ही थोड़ा कमजोर जानवर है। वो कहा, महाराज आप हैं, आपके सिवा इस जंगल का राजा और कौन हो सकता है? शेर बहुत खुश हुआ, कहा चलो ठीक है, वो शिकार करते थे, वो खाने को देंगे। अचानक वो चलते चलते एक हाथी के पास पहुंच गया। जंगली हाथी था, पूरा बिगड़ा हुआ था और आ रहा था अपने रास्ते से। उसको भी खूब तेज उसने जो है पूंछ को खड़ा किया, आंख को लाल किया, खूब तेज दहाड़ा, पूछा, बोल जंगल का राजा कौन है? हाथी ने उसको सूंड में लपेटा और उठाकर फेंक दिया। कुछ दूर जाके गिरा शेर जो है। उसके बाद झाड़ के उठा और कहा कि अगर उत्तर नहीं आ रहा था तो बता देना था ना, इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी? इट इज मीडियम ऑफ ए फन। एक फन के रूप में भी हम क्रिएट कर सकते हैं।
ये इंस्पायरल स्टोरी नहीं है, कोई इंस्पिरेशन को देने जा रहा है, लेकिन फन के रूप में भी स्टोरी जो है वो स्टूडेंट्स को हम बता सकते हैं। स्टोरी टेलिंग इज ए टूल दैट टीचर्स एट एनी एजुकेशनल लेवल और फील्ड ऑफ स्टडी कैन यूज टू ट्रांसमिट नॉलेज इन एन इफेक्टिव एंड इमोशनल वे। Every story needs a direction, knowing the ending beforehand, emotion and meaning. A key message to your audience. स्टोरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका हो सकता है मोटिवेट करने का भी और उन्हें क्रिएटिव बनाने का भी। पहले अभी इस बार के जो कोरोना का समय चला है तो थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग आई है, उसके नाते थोड़ा सा बदल गया है पैटर्न। नहीं तो पहले स्टोरी राइटिंग सिखाया जाता था 10th के बच्चों, 9th 10th के बच्चों को। उस स्टोरी राइटिंग्स में क्या होता था कि कुछ आउटलाइंस दिए जाते थे। वो आउटलाइंस दो प्रकार के होते थे, सच काइंड्स ऑफ आउटलाइंस दैट आर आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द ट्रेडिशनल स्टोरी एंड सच काइंड्स ऑफ आउटलाइंस दैट आर आल्सो डिस्क्राइब अबाउट ए न्यू वे ऑफ स्टोरी। वो थॉट्स को डिस्क्राइब करते थे, न्यू वे को डिस्क्राइब करते थे। तो हम ये मेथड भी चूज कर सकते हैं कि जैसे हमने कुछ आउटलाइन दी अपने स्टूडेंट्स को, ये लैंग्वेज के लिए बहुत इफेक्टिव है, लैंग्वेज क्रिएशन के लिए, स्टूडेंट के क्रिएटिव माइंड के लिए ये बहुत इफेक्टिव है कि हमने कोई आउटलाइन दिया स्टूडेंट्स को कि ये हमारे कुछ आउटलाइंस हैं, इनके मेथड, इनके हेल्प से आप कोई स्टोरी क्रिएट करो। जैसे हम हिंदी में डिस्क्राइब आपको कर रहे हैं कि बारिश की रात थी, खूब तेज बारिश हो रही थी, एक लड़के को अपने घर से बाजार से घर जाने में थोड़ा देर हो चुकी थी। वो कुछ दूर अपने घर से पहुंचा था, अचानक उसने तेज धड़ाम की आवाज सुनी और फिर स्टोरी छोड़ दी गई। स्टूडेंट के लिए दे दिया गया कि वो उस स्टोरी को कंप्लीट करे। अब यहां पर उसके लिए स्वतंत्रता है कि वो कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकता है, वो कोई भी स्टोरी वहां पे बना सकता है, किसी भी प्रकार की स्टोरी की रचना वो कर सकता है। इससे दो चीजें प्रदर्शित होगी, एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट कैसा है, स्टूडेंट किस प्रकार के कंसिडरमेंट रखता है, पॉजिटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, वो उसके प्रदर्शित होते हैं उन चीजों पे। वो कितना क्रिएटिव है, कितना वो लैंग्वेज को लेके क्रिएशन है उसके अंदर, ये चीजें प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार से स्टोरी केवल मनोरंजन के लिए नहीं, केवल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, बल्कि उसकी लैंग्वेज के लिए, बल्कि उसके लैंग्वेज इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, उसके माइंड को क्रिएटिवनेस बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है कि किस प्रकार से उसका माइंड लिटरेचर की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से स्वयं एप्रोप्रिएट हो कि एज ए स्टोरी टेलर इन विच वे ही डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट्स। कैसे वो डिस्क्राइब कर सकता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इवेंट्स को, उसको हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए। वो उन चीजों को देखेगा क्योंकि बच्चों के सोचने और देखने का ढंग बहुत डिफरेंट होता है बड़े लोगों से। वो जिस परिवेश से आते हैं, जिन चीजों को लेकर आते हैं, वो हमारी सोच या हमारे विचार से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। वो ये भी हो सकता है हमसे ज्यादा क्रिएटिव हो, या ये भी हो सकता है हमें कोई नया सोचने का वो एक माध्यम भी दे सकते हैं, नया सोचने का वो एक तरीका भी बता सकते हैं। तो इस रूप में जो हम कह सकते हैं कि जो मेमोरेबल स्टोरी है, उनके कुछ टिप्स भी होते हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए। पहला है कमिट योरसेल्फ टू द स्टोरी एंड टू योर ऑडियंस। कमिट करना होता है योरसेल्फ को और अपने ऑडियंस को रिलेटेड टू द स्टोरी। यूज वॉइस मॉड्यूलेशन एंड ड्रामेटाइज। वॉइस मॉड्यूलेशन को और उसे ड्रामेटाइजेशन को भी थोड़ा सा उस रूप में तैयार करना होता है, उस रूप में उसे बताना होता है। हम लोग पढ़ाते हैं एक क्लास में, स्टोरी है 9th क्लास में, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। वो स्टोरी टेलर ऐसा है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, लेकिन घटनाओं को इस ढंग से वो डिस्क्राइब करता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति भी उससे एकदम इंप्रेस हो जाते हैं उसकी स्टोरी करने के तरीका से। तो जो स्टोरी करने का तरीका है वो बहुत कुछ प्रभावित करता है सुनने वाले और देखने वाले दोनों को। टेल योर स्टोरीज विथ वेस्ट्यूर बॉडी लैंग्वेज एंड मूवमेंट। हमारा बॉडी मूवमेंट जो है, हमारा जो बॉडी का वेस्ट्यूर है, ये सारी चीजें जो है वो प्रभावित करती हैं हमारी स्टोरी टेलिंग के इफेक्ट को। क्रिएट मेंटल इमेजेस थ्रू डिस्क्रिप्शंस मेड विथ ऑल द सेंसेस। मेंटल एक्सप्रेशंस को भी हमें यूज करने का प्रयास करना चाहिए। फिर यूज मेटाफर्स। हमें मेटाफर्स यानी कि उसके उदाहरण के तौर पर भी यूज करना चाहिए, हमें उदाहरण के तौर पर भी उसे प्रयोग करना चाहिए। मेक आई कॉन्टैक्ट विथ ईच ऑफ योर स्टूडेंट्स टू एम्फेसिस व्हाट इज इंपॉर्टेंट।
इनकरेज इंटरेक्शन थ्रू क्वेश्चंस। इंटरेक्शन को भी इंकरेज करना चाहिए। स्टूडेंट जो है इंटरेक्शन के लिए इंकरेज हो, थोड़ा सा वो इंकरेज होंगे, इंटरेक्शन करेंगे तो अपने को उसमें पार्ट के रूप में स्वीकार करेंगे, अन्यथा वो अपने को सेपरेटेड फील करेंगे। उनको लगेगा कि हमें सेपरेटेड जो है वो फील हो रहा है। कीप ए जर्नल एंड राइट डाउन ऑल द स्टोरीज दैट कम योर वे। तो इस प्रकार की सभी प्रकार की कहानियों का सम्मिश्रण, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक और जो दूसरी ऐसी कहानियां हैं उन सभी को टच करने का प्रयास करना चाहिए, उन सभी को लेने का प्रयास करना चाहिए। इस रूप में कक्षा में नियमित रूप से कहानियां कहना और पढ़कर सुनाना एक अच्छा अभ्यास होता है, क्योंकि इससे सीखने का अवसर भी मिलता है और एक ये बहुत ही कह सकते हैं इंटरटेनिंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही मजेदार अनुभव ये होता है, जिससे कि सभी लोग भारतीय परंपरा, भारतीय पुराने धर्म संबंधित विषयों से भी परिचित होते हैं। जैसे एक स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं, मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। एक बार श्री कृष्ण जी के सामने उनके पत्नियों की संख्या कुछ अधिक थी, उसमें सत्यभामा नाम की उनकी एक पत्नी थी, जिन्हें अपने ब्यूटीफुलनेस पे, जिन्हें अपने सौंदर्य पे कह सकते हैं बहुत अधिक अभिमान हो गया और उन्होंने अपनी प्रशंसा अपने मुख से उनके सामने करनी शुरू कर दी और उन्हें लगने लगा कि दूसरी जो सारी उनकी रानियां हैं वो सब उनसे कम सुंदर है। इसी प्रकार से उनके जो चक्र सुदर्शन थे उन्होंने भी अपने तेज को, अपनी तीव्रता को उनके सामने कुछ बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। और एक बार उन्हें ये भी सुनाई पड़ा, चूंकि वो स्वयं विष्णु जी के अंश माने जाते हैं, कि गरुड़ ने भी अपने वेग के बारे में कुछ बढ़ चढ़ के बताया। तो उन्हें लगा कि इन लोगों के इस मिथक को, इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने गरुड़ जी को भेजा कि हमारे एक अनुचर एक दूसरे अवतार में, जब हम राम के रूप में अवतार लिए थे, हनुमान कुछ दूरी पर निवास करते हैं पर्वत समूह में, आप जाएं और उन्हें बुलाकर ले आए। गरुड़ जी को अपने पेट पे बहुत अधिक अभिमान था ही, वो चले और हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी को संदेश सुनाया कि आपको आपके प्रभु ने स्मरण किया है, आपके प्यार द्वारिकापुरी को चले। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है आप चले, हम आते हैं पीछे से। उन्होंने कहा अरे आप कैसे पहुंचिएगा, सबसे तीव्र तो गति मेरी है इस समय, इस पूरे तीनों लोक में, आप हमारे पीठ पे बैठ जाइए, हम आपको जल्दी से पहुंचा देते हैं, हम तो स्वयं विष्णु भगवान को लेकर चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप हमारे प्रभु के वाहन है, आपके ऊपर हम कैसे बैठ सकते, आप चलिए, हम पीछे से पहुंच रहे हैं। गरुड़ जी पहुंचे और अभी गरुड़ जी नहीं पहुंचे थे तब तक हनुमान जी जो है वो द्वारिकापुरी के द्वार पे पहुंच गए। वहां के द्वार के बारे में बताया जाता कि चक्र सुदर्शन उसकी रक्षा हर समय करते रहते थे। तो चक्र सुदर्शन ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमको बिना हमारी परमिशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ने उनको, जैसी कहानी बताती है, पकड़ा और पकड़ के अपने मुख में दबा लिया, मुख के एक भाग में दबाकर वो अंदर प्रवेश कर गए। वहां उस समय अपनी कह सकते हैं कि अपने इस लीला के क्रम में सत्यभामा जी को भी असली पक्ष दिखाने के लिए वो पहले से कृष्ण जी सत्यभामा जी को बैठा के अपने पास रखे हुए थे। हनुमान जी जब पहुंचे तो उन्हें प्रणाम किए और उन्होंने सीता माता के बारे में पूछा कि प्रभु माँ सीता कहाँ है और आपने ये किसको बैठा रखा अपने बगल में। अब तो ये एकदम से जो है उन्होंने कहा कि ये किस दासी को आपने यहाँ बैठा लिया है। अब तो सत्यभामा जी एकदम से लज्जित अनुभव करने लगी अपने को। तो श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए पूछा कि क्या आपको सुदर्शन चक्र जी रोके नहीं कि आप अंदर चले आए बिना हमारी अनुमति के। उन्होंने कहा हाँ, कोई वहां पर गोला घूम रहा था जो हमको रोक रहा था, हमने उसको मुख में रखा, उन्होंने मुख में से तब सुदर्शन को निकाल दिया। अब उनकी तब तक जो है बिल्कुल गति जो है वो अवरुद्ध हो चुकी थी, वो बिल्कुल परेशान हो गए थे और पीछे से तब तक भागते हाँफते जो है गरुड़ जी पहुंच गए। कहे प्रभु हम आ क्या देखे, तब तक देख रहे कि पहले से ही वहां पर हनुमान जी खड़े हैं। अब उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम इतने वेग से चलने वाले गतिमान प्राणी हैं, फिर भी हमसे पहले आ जाने वाले कौन है। तो इस प्रकार से एक पात्र के माध्यम से तीन लोगों के मन में जो भ्रम पैदा हो रहा था उसको दूर करने का कार्य ईश्वर के द्वारा या भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा किया गया। अब अगर इस पर पूछा जाए कि इस कहानी का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, इस कहानी का जो मूल्यांकन है या मूल्य जो है वो क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आप क्या कहेंगे?
हमें आत्म प्रशंसी नहीं बनना चाहिए। बहुत अच्छा। और में मतलब अहंकार को नहीं करना चाहिए, आदमी को अपने को मतलब समझना चाहिए कि हम हो सकते हैं। व्यक्ति सबसे इसका कह सकते हैं कि सकारात्मक और सबल जो शिक्षा वो यही है कि किसी को भी अहंकार किसी भी वस्तु पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार करने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि यहाँ जो भी अच्छी चीजें दिख रही हैं वो सब ईश्वरीय प्रेरणा से होती हैं। हमें ये समझना चाहिए अगर हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो ईश्वर का हमारे ऊपर ये दया है, ईश्वर की हमारे ऊपर ये कृपा है कि हम ये अच्छा कर पा रहे हैं। हम अच्छे हैं इसलिए अच्छा कर पा रहे हैं, ये हमारा भ्रम है। ईश्वर ने हमें चुना है, ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। ये भाव इसका ये है। तो अपनी कक्षा में इस प्रकार से अगर हम स्टोरी बताते हैं, स्टोरी को सुनाते हैं, तो कुछ और भी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कुछ वाक्यांश हैं जिनका अभ्यास में हमेशा प्रयोग लाना चाहिए। जैसे इट्स स्टोरी टाइम, सिट डाउन एवरीवन, आर यू रेडी फॉर स्टोरी, इज एवरीबॉडी रेडी टू लिसन। इन सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस always use in your classroom whenever you also tell the story in the classroom. Are you ready to listen? Listen to me. Who is listening? Repeat after me. Say it with me. Let us say together. Say it with me. Now you say it. You are a good listeners. You are good storytellers. In such a way, whenever we tell a story, whenever we explain a story, on that time student listen us very carefully because they understand that we also include them in our story. जब हमें स्टूडेंट ये समझेंगे कि हमने भी उनको भी अपनी स्टोरी में शामिल किया है, हमने उनको भी अपनी स्टोरी में रखा है, तो वे हमें कोऑपरेट करेंगे। तो अब अगला पॉइंट है हाउ स्टोरी टेलिंग कैन बी यूज्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग। स्टोरीज teach us about life, about ourselves and about others. Storytelling is a unique way for students to develop an understanding, respect and appreciations for other cultures and can promote a positive attitude to people from different lands, races and religions. तो स्टोरी जो है वो हमें डिफरेंट रेसेस, रिलीजन, लोगों के बारे में, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, ऐसी सारी चीजों के बारे में बताता है या डिस्क्राइब करता है। इनको भी माध्यम बनाना चाहिए स्टोरी को बताते समय क्लास में। कोई ऐसी कहानी हमें चुननी चाहिए। ये कैसे होगा? तो हमें कोई ऐसी कहानी चुननी चाहिए जो अच्छी तरह से हमें पता हो, जिसका क्या इफेक्ट होगा, जिसका क्या रिजल्ट होगा और जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स क्या लर्न करेंगे, क्या सीखने जा रहे हैं, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इस कहानी का एक बहुत सरल जो है वो दूसरी भाषा में, विशेष रूप से चूंकि हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं हिंदी के पैरेलल में, तो एक अंग्रेजी संस्करण भी हमें तैयार करके रखना चाहिए। यह कहानी सुनाने का अभ्यास हमें होना चाहिए ताकि इसमें आत्मविश्वास हमें महसूस हो सके। कहानी सुनाते समय हम कॉन्फिडेंट रहें, ये बहुत आवश्यक है कि वो इम्प्रेसिव हमें दिखे। हमारे चेहरे पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से स्टूडेंट किसी भी प्रकार से उससे कोई प्रेरणा या कोई इंस्पिरेशन नहीं देने वाले। तो ये चीज मुख्य शब्द और वाक्यांश का भी चुनाव करना चाहिए ऐसे शब्दों में, क्योंकि कहानी को केवल हम मनोरंजन के लिए ही सुना रहे हैं, यही भाव निहित नहीं होना चाहिए। उसके माध्यम से वो लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, ये भी हमारे अंदर धारणा होनी चाहिए, ये भी धारणा हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। तो कुछ ऐसे शब्द और वाक्यांश यानी कि वर्ड्स और जो फ्रेजेस हैं उनको भी चूज करना चाहिए। ऐसे शब्द और वाक्यांश को चुने जो कहानी के लिए महत्वपूर्ण हो और कहानी में बार बार आते हों, ताकि विद्यार्थी को उन्हें सुनने और उनका अभ्यास करने का अवसर एक से अधिक बार मिल सके। एक से अधिक बार वो सुनेंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो उनके लिए वो काफी इफेक्टिव और कह सकते हैं कि इंस्पायरिंग रहेगा। इन शब्दों को यादगार और सरल बनाएं। इन शब्दों को यादगार और सरल बनाना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसमें रुचि ले सकें और उन्हें सीखने में आनंद आए। अंग्रेजी के जो मुख्य शब्द और वाक्यांश हैं
उनको भी लिखना चाहिए, उन शब्दों और वाक्यांशों को भी लिखने का कार्य करना चाहिए। इन शब्दों को और चित्रों को, वस्तुओं को उपयोग करके कहानी सुनाने से उनका जो असर होता है विद्यार्थी के मस्तिष्क पे, वो लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होता है, वो मस्तिष्क पे लाइफ लॉन्ग इफेक्ट उनके पड़ता है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। व्हाई इज स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट इन द क्लासरूम? स्टोरी टेलिंग आल्सो हेल्प्स विद लर्निंग। स्टोरी टेलिंग जो है वो सहयोगी होता है इसमें, लर्निंग में, सीखने में। बिकॉज स्टोरीज आर इजी टू रिमेम्बर। ऑर्गेनाइजेशनल physiologist Ted Nusselt found that learning which stems from a well-told story is remembered more accurately and for longer than learning derived from facts and figures. So that whenever we describe the story, we should care about to these all kinds of elements. एक हम और स्टोरी आप सबके सामने रख रहे हैं, इंग्लिश में ही, छोटी स्टोरी है लेकिन निश्चित रूप से इंस्पायरल स्टोरी होगी, द आंट एंड द ग्रासहोपर की। The ant and the grasshopper in a field. One summer's day, a grasshopper was hopping about, chirping and singing to its heart's content. It is a story about the two little insect, ant and the grasshopper. An ant passed by bearing along with great effort an ear of corn. He was taken to the nest. Why not come and chat with me? Said the grasshopper. Instead of toiling and moiling away, I am helping to lay up food for the winter. The ant also replied. Said the ant, and recommended you to do the same. Why bother about winter? Said the grasshopper, we have got plenty of food at present. But the ant went on its way and continued its toil. When the winter came, the grasshopper found itself dying of hunger, while it saw the ants distributing every day corn and grain from the stores they had collected in the summer. Then the grasshopper knew about the fact of the life, because whenever the winter reached near, on that time the ant had enough food for the winter, but the grasshopper had nothing to eat, so that he became compelled to die in starving in the winter season. So the question for all of you, what is the moral of the story? Yes? वर्तमान और भविष्य की चिंता करते हुए हमें परिश्रम ही होना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, हमेशा खुश होकर के और मग्न होकर हम काम परिश्रमी होना चाहिए। जैसे कि चिटिया परिश्रमी थी और जो कीड़ा था गर्मी में नहाता रहता और जब जाड़े की समस्या आई उसमें उनको मरना पड़ा। अब इस स्टोरी को एक बार हिंदी में भी डिस्क्राइब कर देते हैं। ये टीटे और एक चींटी की कहानी है, आप लोगों ने इसको सुना भी होगा, है ना। चींटी जो है वो अपने गर्मी के दिनों में, या जब कह सकते हैं कि मौसम सामान्य था, तो अपने भविष्य के लिए, अपना वर्तमान ठीक करते हुए अपने भविष्य के लिए लगातार श्रम करती रही। जो टिड्डा था वो इधर उधर घूमता रहा, गीत गाता रहा, नाचता रहा, बात करता रहा। चींटी को भी प्रेरित करता था कि तुम ऐसे ही जियो जैसे हम जी रहे हैं, कल के चिंता की क्या आवश्यकता है, कल को किसने देखा है। चींटी ने उसे इंस्पायर किया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस समय में
है, इसको ठीक करते हुए अपना कल भी कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। उस टिड्डे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो पूरा समय अपना इसी प्रकार से बात करने में, गाने में, घूमने में उसने व्यतीत कर दिया। कुछ दिन के बाद स्थिति ऐसी आई कि ठंडक का मौसम आ गया, बर्फ पड़नी शुरू हो गई। चींटी के पास चूंकि अन्न का भंडार था, उसने उसका संचय किया था, इसलिए वो अपने घर में बंद हो गई और अपने संचय किए हुए भोजन से अपना काम चलाती रही। अब वो टिड्डा बहुत परेशान हुआ, उसे भूखों मरने की नौबत आ गई। तो वो मदद के लिए चींटी के पास उस समय पहुंचा। उसने उसे प्रेरित किया कि तुम मेरी थोड़ी मदद करो ऐसे समय में। तो उस चींटी ने कहा कि जिस समय मैंने तुमको कहा था, जब दिन अच्छा था और जिस समय मैंने तुमको प्रेरित किया था, उस समय तुमने मुझको शिक्षा दिया था कि इस समय अधिक परिश्रम करने की क्या जरूरत है, इस समय परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। परिश्रम की आवश्यकता जब होगी तब देखा जाएगा। और अब जब तुम्हें आवश्यकता पड़ गई है कि नहीं, तुम्हें अन्न की आवश्यकता और तुम घर से बाहर नहीं आ सकते, तो तुम मुझसे मांगने आए। मैं अपने बुरे समय के लिए संचित किए गए अन्न से एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं दूंगी। तो वही कहानी जो है हमने आपको स्टोरी में बताई, इसीलिए हमने पूछा कि इस कहानी का जो मॉरल है वो क्या है, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, इस संदर्भ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कृपया आप सब बोलें। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे दिन है, उस अच्छे दिन में हमारे पास, जैसे कि और बात करें धन संचय का, तो उसमें जो भी हमारा इनकम है उसे कुछ न कुछ बचा कर रखें कि बुरी स्थिति में जब परिस्थिति असामान्य हो, उस परिस्थिति में उस धन का, उस पैसे का हम उपयोग कर सके और अपने जीवन को भी सुगमतापूर्वक जी सके। धन्यवाद। बताया जा सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। Work today and you can reap the benefits tomorrow. Work today and you can reap the benefits tomorrow. It is the main point of this story. So we can say that in this way we can inspire our student, we can inspire the children to learn many kinds of things, to learn many kinds of morals related to their life and related to their knowledge. जब आप कहानियां सुनाते हैं तो उस समय आपका पारिस्थितिक रूप या स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जब आप कहानी सुनाते हैं उस समय स्टूडेंट पूरी तरह से आप पे सेंट्राइज हो जाता है, उसका पूरी तरह से ध्यान आप पर हो जाता है, पुस्तक देखना छोड़ देता है। इसलिए उस समय विद्यार्थी से आंखों का संपर्क अवश्य बना के रखना चाहिए। उस समय अगर विद्यार्थी से आप आंखों का संपर्क बना के रखेंगे तो इससे उसे प्रेरित होने में और सुगमता मिलती है, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है, जो आपका कॉन्फिडेंट लेयर है, वो उसको इंटरनली टच करता है और इससे वो स्टूडेंट क्या होता है, इंटरनली इंस्पायर्ड होता है। तो इसलिए, और यदि आप अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग परिप्रेक्ष्य में वृत्तांत प्रस्तुत कर रहे हैं तो अपने बोलने के जो टोन है उनमें भी बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे किसी में हमने धीमे बोला, हम अपनी आवाज का स्वर तो नहीं बदल सकते, लेकिन उसके क्रम को बदल सकते। किसी में तेज रफ्तार में बोल के, किसी में धीमी रफ्तार में बोल के, किसी में तीव्र स्वर में बोल के तो किसी में धीमे स्वर में बोल के हम उसके क्रम में परिवर्तन अवश्य ला सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो उसका ड्रामेटाइजेशन होता है स्टोरी का, वो बहुत परफेक्ट होता है और स्टूडेंट के माइंड पे जो उसका असर होता है, उसके माइंड पे जो उसका प्रभाव पड़ता है वो बहुत अधिक पड़ता है और बहुत सकारात्मक होता है। उपयुक्त मौकों पर फुसफुसाहट के साथ ऊंची आवाज में बोलकर अपनी आवाज का स्तर और लहजा बदलना चाहिए, जिससे विद्यार्थी तो प्रभावित होता ही होता है, आपके कथा कथन का जो प्रभाव है वो बहुत ही सकारात्मक उसके ऊपर पड़ता है। कथा वाचन कहानी सुनने के अलावा कई अन्य विद्यार्थी जो है गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। कथा कहानी जिस समय कहा जाता है तो दूसरी गतिविधियों में भी संलिप्त होना शुरू कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में विद्यार्थियों को कुछ न कुछ टास्क भी देते रहना चाहिए, कुछ न कुछ उनसे पूछना भी चाहिए, कुछ न कुछ उनसे बताते भी रहना चाहिए, उनको प्रेरित भी करते रहना चाहिए, जिसके लिए वो सोचना शुरू करें। तो इससे क्या होगा कि जो वो अपनी गतिविधि में संलग्न होने की ओर मुड़ते हैं वो आपसे जुड़ जाएंगे और आपकी गतिविधि में पूरी तरह से, वो फिजिकली तो आपके पास प्रेजेंट है ही है, मेंटली भी आपके ही समायोजन में वो बने रहेंगे। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम गीत प्रस्तुत कर सकते हैं, अगर हमें गीत
प्रस्तुत करने की कला पता है तो कहानी को गीत से भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कहानी को गीत से अगर हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत ही सकारात्मक असर हमारे विद्यार्थियों के ऊपर डालेगा। एक स्टोरी आपको स्क्रीन पर अभी दिखेगी, हम ये स्टोरी भी बता देंगे। देखिए एक स्टोरी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, उस स्टोरी के बारे में एक वीडियो है ये छोटा सा, इसको आप देखिए। और इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, इनसे स्टूडेंट न केवल बड़ी बड़ी चीजों को सीख सकता है आसानी से, बल्कि बहुत कह सकते हैं कि प्रभावित भी होता है। तो ऐसे चीजों का उपयोग हमें करना चाहिए। टॉपिक तो बहुत है, इसमें कोशिश मत करिए, तो छूट जाएगा तो अच्छा नहीं है।
एक अभी आप स्टोरी जो है वो देखें कि किस प्रकार से मूवी में एक अभिनेता जो है वो स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है, और दूसरा एक कार्टून स्टोरी है कि किस प्रकार से ये छोटी स्टोरी है कि जो छोटे छोटे बच्चों को इंस्पायर कर सकती है, किस प्रकार से उन बच्चों के अंदर इंस्पिरेशन क्रिएट कर सकती है, बहुत सारी चीजों को सीखने में, और साथ ही साथ फन भी क्रिएट कर सकती है क्लास में उन्हें इंटरेस्ट लेने के लिए। कि एक स्टोरी हमें दिखाई गई थी या स्टोरी इस प्रकार से हमें बताई गई थी और वो चीज उन्हें लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। जैसे हम लोग 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाते हैं सुनामी, उसमें एक घटनाक्रम बताया गया है कि जिस समय एक लड़की है जो क्लास 7 में पढ़ती है और उसके टीचर ज्योग्राफी के क्लास में उसे सुनामी के बारे में वीडियो दिखाए जाते हैं, और वो थाईलैंड में गई रहती है अपने ईस्टर की छुट्टियां मनाने। और इसको चला दीजिए। और ईस्टर की छुट्टी मनाने के क्रम में जैसे ही वो समुद्र के कंडीशन को देखती है वैसे ही उसे लगता है कि वास्तव में ये जो कंडीशन है समुद्र का बिल्कुल सुनामी जैसा, और वो सुनामी को पहचान लेती है, जिससे वो बहुत सारे लोगों का वहां जान बचा लेती है। It is constant story. नेटवर्क की कमी की वजह से स्टोरी आपको नहीं दिखाई जा सकी, फिर भी हम इसको एक रिव्यू में आपको बता दे रहे हैं कि इन दिस स्टोरी ऑथर आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी ऑफ 4 फ्रेंड्स इन विच वे द 4 फ्रेंड्स आल्सो शेप टू देयर लाइफ एंड देयर फ्रेंड्स लाइफ। यंग लर्नर्स शेयर ए रिमार्केबल वैरायटी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, values and ways of understanding, so that the language they learn in the classroom is the tool they use to shape their thoughts and feelings. It is the, we can say, the main points are the aim of any kinds of story or telling the story in the classroom. It is more than a way of exchanging information and extending ideas. It is their means of reaching out and connecting with other people. We can say stories can link not only between the world of classroom and home, but also between the classroom and beyond. Stories provide a common thread that can help unite cultures and provide a bridge across the cultural gap, so that whenever a teacher tell the story in the classroom, they not only inspire the student, but they also inspire the society, the human beings, with the medium of these stories. Whenever we describe about the forms of stories,
what forms of story we can say that one of your true life stories, one of your true life stories that you also experience to yourself. Second, a true story but not your own. Second kinds of story, a true story but not your own. It is different story, different people story, a story back in time. Third kind of story, it is not very clarified that it is true or not, but it is a back time of story, means it is a past event. जैसे हम लोग सुनते हैं कहानी किसके बारे में, एक मकड़ी और एक राजा के बारे में, कि एक राजा एक लड़ाई में लड़ा और डिफीट हो गया, वो हार गया और जाके गुफा में छिप गया। अचानक से उसे एक स्पाइडर पर उसकी दृष्टि पड़ी जो अपने वेब तक पहुंचने के लिए फोर्ड कर रही थी, बार बार उस वेब तक पहुंचने के लिए फोर्ड कर रही थी। लेकिन होता क्या था कि जैसे वो वेब तक पहुंचने को होती थी, स्लिप कर जाती थी और नीचे आती गिर जाती थी। वो किंग जो था उस समय, जो राजा था, वो डिफीट हो चुका था, उसकी सेना मारी जा चुकी थी। वो बहुत इंस्पायर्ड हुआ उसको देखने के बाद, क्योंकि उसने कई फोर्ट किया, कई बार उसने चढ़ने का प्रयास किया, वो गिरी, चढ़ने का प्रयास किया, वो गिरी, और अंत में वो अपने वेब पे पहुंच गए। अपने जो उस जाले को उसने बुना था वहां तक वो पहुंच गए। और उसने जब देखा कि ये एक कीट होकर, इंसेक्ट होकर इतना ही फोर्ट कर रही है, हार नहीं रही है अपने उस जाले के पास पहुंचने के लिए, अपने उस मकड़ी के जाले के तक जाने के लिए, और मैं एक मनुष्य होकर किस प्रकार से साहस खो बैठा हूं। मीन्स इन सच काइंड्स ऑफ स्टोरी whenever the king also shows to the courage, the inspiration of life, that life is not too lost to their heart and to accept the defeat easily, but it is a long term of fighting. So वो इंस्पायर्ड हुआ। तो इस तरह की पास्ट इवेंट से रिलेटेड स्टोरीज भी स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए सुनाई जा सकती है। एक स्टोरी को इलिस्ट्रेट के रूप में, एक कॉन्सेप्ट को कन्वेंस करने के लिए भी सुनाया जाता है। स्टोरी जो है वो कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करती है। एक कहा जाता है कि कहानी का आरंभ मनुष्य के जन्म से ही माना जाता है। जो मनुष्य का जन्म हुआ तभी से कहानी प्रारंभ हुई। कहानी जो है वो उपन्यास की तरह से चूंकि लंबी नहीं होती है, इसलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ही प्रस्तुत किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में ही इसे बताया जाता है। और वो किसी भी महत्वपूर्ण घटना पर आधारित हो सकती है, किसी भी इवेंट से रिलेटेड हो सकती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टोरी में विशेष रूप से होनी चाहिए। जो 6 तत्व हैं, ये विशेष रूप से किसी कहानी में होना आवश्यक माना जाता है साहित्यकारों के माध्यम से, साहित्यकारों की दृष्टि से, लिटरेचर की दृष्टि से। उस 6 तत्वों में पहला है कथा वस्तु। किसी भी कहानी का कथा वस्तु का होना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा उसका पार्ट है चरित्र चित्रण। जो पात्र हैं, जो चरित्र हैं, उनके चरित्र का विशेष रूप से प्रकाशन, उनका कथन जो है वो उसका दूसरा महत्वपूर्ण आधार होता है। तीसरा है उसमें कथोपकथन। कथोपकथन जो है उसका तीसरा आधार माना जाता है कि जिसमें लेखक ने जिस कहानी को, जिस तथ्य को उठाया है, उस घटना का वर्णन उसे करना होता है। चौथा होता है देश का, जिस परिक्षेत्र से, जिस परिस्थिति से, स्थिति से वो कहानी उठी रहती है या उस कहानी को लिया गया रहता है, उस देश काल का वर्णन आवश्यक होता है। पांचवा उसका तथ्य जो है या तत्व है वो है भाषा शैली। कहानी की भाषा शैली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी कहानी की भाषा शैली उस कहानी की उपयोगिता, उस कहानी के कह सकते हैं कि तथ्य, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करती है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका 6वां बिंदु है उद्देश्य। जो इसका उद्देश्य है वो मुख्य रूप से इसके इन सारे तत्वों को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, इन सारे तत्वों को जब हम बताते हैं, तो वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं, उस लक्ष्य तक वो कहानी पहुंच पा रही है। जैसे हमने अभी आपको एक मकड़ी की कहानी सुनाई, उस मकड़ी और राजा की कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? जीवन की सार्थकता से संबंधित है कि व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए, व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे जीवन से संबंधित जो उद्देश्य है, जीवन से संबंधित जो कथन है, उन पर उसे विश्वास करना चाहिए। और जो उद्देश्य है उस कहानी का वो निश्चित रूप से छोटे से लेकर बड़े, क्योंकि सबका माइंड एक समान नहीं है। जो आप क्लास में बैठे हैं, वो स्टूडेंट होता है कि आपने स्टोरी शुरू नहीं की, वो पहले ही अंतिम उसका जानता है, वो पहले लगता है बोलने। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो आप अंतिम तक तो ले जाएगा, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। तो उसके लिए भी उसको भी उस निष्कर्ष का ज्ञान हो जाए कि किस उद्देश्य से ये कहानी हमें सुनाई जा रही है, किस लक्ष्य को लेकर कहानी हमारे बीच कही जा रही है, ये बहुत आवश्यक होता है।
मेरे को कोई स्टोरी है ना, उसी को थोड़ा चलाना चाहते हैं स्वतंत्र वाला, तो अच्छा है स्टोरी, तो चल जाता तो अच्छा 2 मिनट 4 मिनट केवल, ज्यादा समय नहीं है, 2-4 मिनट का, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा उसको देख के। Hello kids, today I will tell you another Panchatantra story, and today's story is titled Hello kids, today I will tell you another Panchatantra story, and today's story is titled 4 Friends. Long time ago in a jungle lived 3 friends, a turtle, a crow and a mouse. So I hope you understand the importance of topic, and you should try to this practice in your classroom with your students in such a way so the purpose of this session can be fulfilled, and it is a progressive and positive session. So thanks to all of you. Thank you. समाप्त हो गया।